इंडिया में ना ऑप्शंस मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। पिछले 4-5 साल से, इनफैक्ट कोविड के बाद से एकदम ज़बरदस्त रफ्तार आ गई ऑप्शंस मार्केट में। अगर आप डेटा देखेंगे तो ओवरऑल ऑप्शंस एज एन एसेट क्लास के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर हम एक्सपोजर भी देखते हैं, ग्रोथ फिनोमिनल है वीज़ा विज़ कैश मार्केट एंड वीज़ा विज़ फ्यूचर्स मार्केट। जो लोग शेयर बाज़ार से रिलेटेड नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर में शेयर बाज़ार के अंदर में कैश मार्केट सेगमेंट है, जो सालों साल से चल रहा है। जैसे जिसमें बीएससी ने बहुत पहले कैश मार्केट की शुरुआत की थी और उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ था तकरीबन 2001 में। 2000 में एफएनओ अलाउड हुआ था और 2001 के अंदर में इंडाइसेस पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए थे और उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए थे। तब से डेरिवेटिव मार्केट जो है वो इंडिया में धीरे 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 ग्रो किया। 2003 में कमोडिटीज़ का आगमन हुआ, जहाँ पर एनसीडीएक्स ने एग्री कमोडिटीज़ पे डेरिवेटिव्स लॉन्च किए, फिर उसके बाद एमसीएक्स भी आया और 2008 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो करेंसी मार्केट का आगमन हुआ। तो डेरिवेटिव्स मार्केट जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट है ना, ये बहुत पुराना है, ये कोई नया मार्केट नहीं है। ऑल्दो पिछले 5 साल के अंदर में इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। डेरिवेटिव मार्केट का पर्पस क्या था? जब लॉन्च किया गया था, पर्पस ये था कि ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और जिसके पास में पोर्टफोलियो है, अगर उसको घबराहट हो रही है मार्केट से, तो वो अपना पोर्टफोलियो को हेज कर सकता है। फ्यूचर्स मार्केट जनरली स्पेकुलेटर्स भी यूज़ करते थे और ऑप्शंस मार्केट जो है वो जनरली हेजर्स के लिए यूज़ होता था। और काउंटर पार्टी जो होती थी, जो ऑप्शन सेलर होता है, वो टिपिकली एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते थे। तो ये कैरेक्टर होता था डेरिवेटिव मार्केट का इंडिया में। बट पिछले 5 साल से इंडियन मार्केट के अंदर में ये कैरेक्टर चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी रेगुलेटर कोई एक्शन लेता है ना, तब कोई मेजर चेंज मार्केट के अंदर में आता है। तो मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ कि कब कब किसने क्या एक्शन लिया था। तो सबसे पहला काम हुआ एसटीटी, जो 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आई थिंक 2008 में हुआ था शायद। चिदम्बरम साहब ने एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था और फॉर्मूला जो एसटीटी निकालने के लिए ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता था, पहले होता था स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, राइट। तो एक्सपोजर पे एसटीटी लगता था, जो कि उन्होंने चेंज कर दिया था और प्रीमियम पे एसटीटी का काम चालू कर दिया। उससे क्या हुआ, क्योंकि प्रीमियम का वैल्यू कम होता है, इवन दो एसटीटी 5,000 रुपया पर करोड़ होता था, बट फिर भी वो इम्पैक्ट वाइज बहुत छोटा था। तो जो ट्रेडिंग कैश मार्केट में या फ्यूचर्स मार्केट में होती थी, वो धीरे धीरे एक्टिव ट्रेडिंग ऑप्शंस मार्केट में शिफ्ट होती गई, बिकॉज वहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो कम होने लग गया। दूसरा, नवंबर 15 के अंदर में जो एफएनओ का साइज है, शायद मैंने आपको ये बोल दिया ना कि एसटीडी 5,000 को, एक्चुअली वो 5,000 करोड़ एसटीडी नहीं है, वो ऑप्शंस पे एसटीडी एक्चुअली कम है। आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है अभी 1,000 या 1,200 ही है। एक्चुअली उतना माइक्रो लेवल पे पता नहीं रहता, बट 5,000 एक्चुअली एक्सचेंज का कॉस्ट है। एनीवेज, लेट्स गो बैक। नवंबर 2015 के अंदर में डेरिवेटिव्स का जो वैल्यू है वो 2 लाख से 5 लाख हो गया। उसमें क्या हुआ कि जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपोजर साइज है ना, वो बहुत बड़े हो गए। तो जो फ्यूचर्स मार्केट में काम कर रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने बोला यार इतना बड़ा एक्सपोजर ले नहीं सकते, खासकर जो आम आदमी है जिसके पास पैसे नहीं होते। तो उसने बोला कि चलो मैं ऑप्शंस यूज़ करके उस एक्सपोजर को लेता हूँ। तो वो एक बड़ा रीज़न था ऑप्शंस में अगेन मार्केट शिफ्ट होने का। 2020 के अंदर में कोविड के टाइम पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए। पहला चेंज जो कि है कि इंट्राडे जो लिवरेज है, जो पहले ब्रोकर्स देते थे, पर्टिकुलरली जो डिस्काउंट ब्रोकर है ना, वो भर भर के लिवरेज देते थे 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30, उसको बंद कर दिया गया। और गवर्नमेंट की तरफ से एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन आया कि जो एक्सचेंज का मार्जिन सिस्टम है ना, उसको फॉलो किया जाएगा। पीक मार्जिन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि डेली बेसिस पे पीक मार्जिन देखा जाएगा और कोई भी इंडिविजुअल अगर मार्जिन शॉर्टफॉल है तो वो ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि उस मार्जिन को उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उसके कारण क्या हुआ, रिस्क सिस्टम में कम हो गया, जिसके कारण ऑप्शंस मार्केट में, क्योंकि लोगों का कम कैपिटल होता है, तो लोगों को लगा कि यार मार्जिन मेरे पास कम है, तो उसको यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो वो ऑप्शंस निकला। और एक जो मेजर चेंज हुआ ऑप्शंस मार्केट में, वो था मार्जिन बेनिफिट। अगर आप स्प्रेड ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, मतलब एक स्ट्राइक लेके दूसरा स्ट्राइक बेच रहे हैं, तो उसमें जो रिस्क है एक्सचेंज को, वो कम हो जाता है। और रिस्क अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो भी लॉजिकली कम होनी चाहिए। तो वो इंट्रोड्यूस कब हुआ? वो इंट्रोड्यूस हुआ था वही 2020 के अंदर में, मार्जिन फ्रेमवर्क पूरा चेंज हुआ था।
ये 2020 के बाद में जो चेंजेस हुए, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा रीज़न था ऑप्शन मार्केट का ग्रोथ का, सबसे बड़ा रीज़न था। बिकॉज़ कम कैपिटल पे भी अब ज़्यादा एक्सपोज़र लोग ले पा रहे थे। फिर वीकली कॉन्ट्रैक्ट आ गए। वीकली कॉन्ट्रैक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, वो मुझे भी नहीं पता आज तक कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज़ वीकली कॉन्ट्रैक्ट से, ग्लोबली वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है, इनफैक्ट यूएस के अंदर में तो डेली कॉन्ट्रैक्ट्स है। बट इंडिया के अंदर में वीकली क्यों इंट्रोड्यूस किया था, कि ये माना गया था कि हेजिंग करने के लिए हमको नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, नियर पीरियड कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए। तो पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, अब उसको एक वीकली इंट्रोड्यूस किया गया। और वीकली इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली एक्सचेंज को मज़ा आ गया, ब्रोकर्स को मज़ा आ गया, सबको मज़ा आ गया। तो सबने बोला कि चलो हर दिन के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हर दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब खेलो इंडिया खेलो जोश शोर से चलना चालू हो गया। अब देखिए क्या होता है कि बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा बनाते हैं और एक जो पैसा नहीं बनाते। पैसा नहीं बनाने वाले लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो बाजार में नहीं बनाते हैं, कोई रीज़न नहीं बनाते, क्योंकि वो शायद बाजार को उस तरह से नहीं देखते हैं या उस तरह से यूज़ नहीं करते हैं जो उनको यूज़ करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के रूप में लोगों के पास 10,000 रुपये हैं, तो वो बाज़ार में आते हैं और उनका मन करता है कि भाई ऑप्शन बाइंग कर लो, ये कर लो और पैसे बना लो। तो उसको इन्होंने एक सट्टा या गेम या जो भी आप उसको न टर्म यूज़ कर लीजिए, उसके रूप में उसको यूज़ करना चालू कर दिया, जिसके कारण ऑब्वियसली बहुत लोगों के पैसे लगे। वैसे पैसा लगना बहुत लोगों का ये कोई नई बात नहीं है। ये 50 साल पहले भी लगता था बाज़ार से, 20 साल पहले भी लगता था, 2 साल पहले भी लगता था और आने वाले 25 साल बाद भी लगेगा। बिकॉज़ जिनको पैसा खोना है, जो आए हैं बाज़ार में पैसा खोने, वो तो पैसा दे के ही जाएँगे। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट जो है ना, वो एक तरफ लेने वाला होता है और एक तरफ देने वाला होता है। इट्स अ ज़ीरो सम गेम। तो लेने वाला पैसा तभी बनाएगा जब खोने वाला आएगा। ये कैश मार्केट की तरह नहीं होता है कि जीडीपी बढ़ रही है तो मार्केट कैप बढ़ेगा तो सब पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। डेरिवेटिव में हमेशा, क्योंकि एक पार्टी लेता है दूसरा पार्टी बेचता है, तो हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क रहता है, तो पैसे लगेंगे फॉर श्योर। जो खोने आए वो खोएंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी बातचीत ये चालू है कि भाई खोने वाले लोग भरते जा रहे हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट अति से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो पुश कर रहा है कि डेरिवेटिव्स को कंट्रोल किया जाए। और सेबी जो है उसने एक काइंड ऑफ डिस्कशन चालू किया है। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है, जो अभी तकरीबन 5 लाख के करीब है, इसको बढ़ा के 15-20 लाख कर दिया जाए। और ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लेके आया जाए कि एक आम आदमी जो है वो ये सब से दूर रहे। अब प्रश्न ये है कि क्या ये सही है, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, सही आएगा, और आएगा तो ऑप्शंस मार्केट में इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया। अब चर्चा वो वाली चालू करते हैं। देखिए, अगर आप एक सीरियस ऑप्शंस ट्रेडर, एक प्रोफेशनल, एक सीरियस ऑप्शंस की सीख रख के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मार्केट इवॉल्व होता रहता है। मार्केट हर 5-6 साल में रेगुलेटरी कोई ना कोई एक्शन आएगा, उससे मार्केट इवॉल्व होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऑप्शन मार्केट ख़त्म नहीं होने वाला है, डेफिनेटली ख़त्म नहीं होगा। द फॉर्म, द साइज, द शेप, थिंग्स विल चेंज, बट ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। जो सेट है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। हाँ, उसको मार्जिनाइज किया जा सकता है या उसको करने का तरीका हो सकता है कि सेबी लेके आए, चेंज कर दे। जैसे एक तरीका सेबी प्रपोज कर रहा है, या पता नहीं सेबी कर रहा है कि कौन प्रपोज कर रहा है, कि हर हफ्ता हर एक्सचेंज को एक ही दिन दिया जाएगा, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी जो है वो उसी दिन कर लो। ये डेली बेसिस पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी का जो काम है वो बंद होना चाहिए। तो आप मान लीजिए थर्सडे हो सकता है एनएससी कर ले, फ्राइडे हो सकता है बीएससी कर ले, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा ऑप्शन। बाकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है वो चलते रहेंगे। तो उससे क्या हमको रिटर्न हमारा कम होगा? हो सकता है कम हो सकता है बढ़ जाए, पता नहीं है। बिकॉज आज भी जो हो रहा है वो हमको किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, तो हो सकता है बढ़ भी जाए। एक बड़ा डेवलपमेंट इंडिया में अब हो रहा है, वो है कि जो बाहर वाले लोग हैं ना, उन्होंने देखा है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शंस मार्केट हो रहा है। तो ये जितने भी बाहर के बड़े फंड्स हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फंड्स है, या हेज फंड्स है, ये लोग इंडिया में आ चुके हैं। आपने सुना होगा जेन स्ट्रीट वगैरह, इनका नाम सुना होगा। और ये इंडिया में आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, सफोस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से आते हैं और दुम 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 इंडिया में पैसा बना रहे हैं। तो अभी एक न्यूज़ आई थी ना कि $1 बिलियन एक फर्म ने बनाया है इंडिया से ऑप्शंस ट्रेडिंग करके। ये पहले नहीं था।
ये अभी हुआ है। क्यों? क्योंकि अटेंशन आ गया ना। अब दुनिया भर में एक रैंकिंग आ गई ना इंडिया की कि इंडिया टॉप डेरिवेटिव मार्केट हो गया है। तो सारे जो बाहर वाले हैं वो भी तो देख रहे हैं, सारे बाहर वाले जो है वहाँ भी तो इंडियन बैठे हैं, उनको भी तो वापस आना है इंडिया, तो वो भी देख रहे हैं कि क्या मैं इंडिया जाके यही काम करूँ जो मैं लग्जमबर्ग में, एम्स्टर्डम में या कहीं भी बैठ के मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये एक मेजर हुआ है कि बाहर वाले लोग इंडिया आ गए। तीसरी बात, ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग ग्रोथ हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं यंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। और इंडिया में यंग पॉपुलेशन की हालत ख़राब है। क्यों ख़राब है बताता हूँ आपको। ये जो पूरा माहौल बना हुआ है इंडिया में, अभी ग्रोथ तो है बट ये अनएम्प्लॉयबल एम्प्लॉयड यूथ जो है, जो कि बहुत बड़ा क्वांटम है। अब इन सबको काम भी करना है, साथ साथ में डिस्ट्रैक्शंस भी इतने सारे, साथ साथ में सबका नीड बहुत बढ़ता जा रहा है। सबको फ़ोन फटाफट चाहिए, सबको लाइफ और बेटर चाहिए, सेविंग्स कोई करना नहीं चाहता है। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है, इनको काम में भी तो लगाना पड़ेगा। और टिपिकली सिंसियर लोग कम ही होते हैं, मेजॉरली जो लोग हैं वो फ्री राइडर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको काम में लगाना है, तो गवर्नमेंट क्या करे? तो ड्रीम 11 चल रहा है, X12 चल रहा है, Y13 चल रहा है, क्योंकि सबको काम में लगाना है। अब दिन भर करेगा क्या वो? तो इंटरनेट बन गया, जियो आ गया, जियो कम से कम लोगों को इस काम में लगा दिया कि वीडियो देखो, टाइम पास करो। तो इंडिया में जो यूथ है ना, उसको टाइम पास करना है। तो टाइम पास कैसे होगा? गवर्नमेंट को भी तो चाहिए कि टाइम पास करे, नहीं तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगे। तो मेरा एक तो सोच है कि डेरिवेटिव मार्केट का होने का ये भी कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सब बिजी रहें। हेजिंग तो चाहिए बट सब बिजी भी रहें। तो ये मार्केट बंद तो नहीं होगा फॉर श्योर, बिकॉज अब क्या लोगों को इसकी आदत लग चुकी है। या आप ऐसा मान लीजिए कि ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना, जो इस पूरे मार्केट से बेनिफिट उठा रहा है, चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे ब्रोकर है, चाहे रेगुलेटर है, चाहे गवर्नमेंट है, ये बंद नहीं करेंगे बिकॉज सबको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। तो ये मार्केट बंद नहीं होगा। तो क्या आपको चिंता करनी चाहिए? 2-3 क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहला, क्या आपको इस मार्केट में उतरना चाहिए? उसका आंसर बहुत सीधा है, डेरिवेटिव मार्केट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मार्केट। अब तभी उतरिए जब इसमें आप सीरियस हैं। आप प्लीज़ गेम खेलने या टाइम पास करने मत उतरिए। खासकर अगर आप पार्ट टाइम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, भगवान के नाम पे मत कीजिए, यह आपका घर को ख़त्म कर देगा। डेरिवेटिव मार्केट में तभी उतरिए जब आप इसमें फुल टाइम आने का इंटेंट रखते हो तो, ठीक है। बिकॉज अब फाइट मेरे आपके बीच में नहीं है, अब फाइट है जो फॉरेनर्स है वो इंडिया में आके आपसे पैसा, मेरे से पैसा छीनने ने लग चुके हैं। दूसरी बात, तभी उतरिए जब आप सीख के समझ के काम करें। बिना सीख के समझ के मत करिएगा। और सही लोगों से सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इलन मार्क के जो प्लेटफॉर्म है वो सेबी रजिस्टर हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ कोर्सेज हैं जो ऑप्शंस को सही तरीके से सिखाते हैं। आप सीख के समझ के काम कीजिएगा, नहीं तो बहुत पैसे लग जाएंगे। और मैंने देखा है लोगों के घर डिस्ट्रॉय होते हुए। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आया था, पता नहीं वो सही था कि गलत था, कि किसी फादर और सन ने ट्रेन में जाके सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके शेयर बाज़ार में पैसे लग गए। तो शेयर बाज़ार में पैसा कैश मार्केट में तो लगेगा नहीं, मोस्ट लाइकली उनका डेरिवेटिव में ही लगा होगा, अगर लगा है तो। उसकी इन्फॉर्मेशन की मेरे को कन्फर्मेशन नहीं है, बट घर के घर डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर आप बिना सीखे समझे काम करेंगे तो। और लास्ट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी कुछ भी काम शिद्दत से करेगा, अच्छे से करेगा, सिंसियरली करेगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के करेगा, मार्केट सिचुएशन कुछ भी हो, इन्वायरमेंट कैसा भी हो, आप उसमें से पैसा बना लेंगे। बिकॉज स्टॉक मार्केट एज एन इकोसिस्टम ये जगह बनाई है ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। अगर आप वीक रह गए तो आप पैसा देंगे, अगर आप स्ट्रांग हो गए तो पैसा आप बनाएंगे। और यहाँ पर वीकनेस और स्ट्रेंथ इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ हाउ मच नॉलेज यू पोसेस। तो कुछ भी आ जाए, चेंजेस फलाना ढिकना हो जाए, हमको कोई भी चिंता नहीं है। हमको नहीं लगता मार्केट ख़त्म होगा, इवॉल्व होगा। और क्योंकि हम खुद इवॉल्व हो रहे हैं, हम खुद लर्निंग जर्नी में कांस्टेंट है, तो हम भी इस इवोल्यूशन का पार्ट बनेंगे। और आई एम श्योर आप, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ जुड़िए, बिकॉज हम लगे हुए हैं सिखाने में सही तरीके से। ऑप्शंस का ट्रेनिंग में मैंने लर्न टू ट्रेड में दिया था। आप स्टॉकेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ लर्न सेक्शन है, वहाँ पर ऑप्शंस मैंने सिखाया फ्री में। वो फेस टू फेस वीडियोज़ है, वहाँ से सीखिए।
सीखिए, क्योंकि वही एक रास्ता है कि कोई भी चेंज कभी भी हमारे लाइफ में आएगा तो हम उस चेंज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे और एम्ब्रेस भी कर लेंगे। आई होप आप समझे बात को और ये वीडियो भी शेयर करेंगे और पॉजिटिव रहिए। H2O है ना, वो भी करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।